हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। हम आप लोग को फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको पढ़ा दिए थे पूरी अच्छी तरह से। आज हम उसका क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, तो आप लोग जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन आंसर को दीजिएगा। सभी क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे, रेतस्थान को पूर्ति देखेंगे, सही गलत का भी देखेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिलेगा। ठीक है ना। तो आप लोग को बता देना चाहते हैं, अगर आप मेरा सभी वीडियो आप लोग को नहीं मिल रहा है तो क्या करिएगा, जो मेरा फोटो दिखाई दे रहा है उस फोटो पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आएगा प्ले लिस्ट का ऑप्शन। प्ले लिस्ट के ऑप्शन पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो मेरा सभी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अगर देखिएगा वीडियो को, उसके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा आप लोग को वीडियो जरूर बताएं और लाइक जरूर करें। ठीक है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो याद रखना, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बताए थे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है और दर्पण के पीछे बनता है। तो आभासी और सीधा, आभासी मतलब क्या बताए थे, आभासी मतलब मतलब सीधा, क्या बताए थे, सीधा। यानी सीधा रहेगा तो बोल देंगे आभासी, और उल्टा रहेगा तो क्या बोलेंगे, वास्तविक। ठीक है ना। तो होगा आभासी और सीधा। तो यहाँ वास्तविक ये नहीं होगा, तो यहाँ पर काल्पनिक, काल्पनिक को बोलते हैं आभासी। तो इसका आंसर खो होगा सही। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा 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 आभासी, सीधा और दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। जितना ऊंचाई वस्तु का उतना ऊंचाई प्रतिबिंब का। आगे बढ़ते हैं। परावर्तन का कोण होता है। तो हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, आपतित किरण और परावर्तित किरण, और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। और आपतन, यहाँ बोल रहा है परावर्तन का कोण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो देख लो, परावर्तित किरण, यह नहीं, परावर्तित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। तो इसका घ नंबर सही होगा। आपतन कोण किसे कहेंगे, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे। आपतन कोण को I से और परावर्तन कोण को R से इंडिकेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम है। तो बताए थे प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। क्या बताए थे, पहला नियम आपतित किरण और परावर्तित किरण और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, एक ये बताए थे। दूसरा बताए थे आपतन कोण यानी कोण I बराबर परावर्तन कोण। ये 2 नियम बताए थे। ठीक है ना। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे, मैं जो हम फर्स्ट चैप्टर इसका पढ़ाए थे, अगर वो कंप्लीट आप लोग नहीं देखे तो वो पहले कंप्लीट देख लें, उसके बाद यहाँ पर आए तो आप लोग को काफ़ी अच्छा समझ आएगा। आप लोग हमें आंसर देने से पहले आप लोग खुद आंसर दे दीजिएगा अगर वो वीडियो देख लीजिएगा तो। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो हम जानते हैं कि एक ही दर्पण है जो वास्तविक प्रतिबिंब देता है। वास्तविक देगा यानी उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा। तो एक ही दर्पण है जो हमेशा हमेशा नहीं, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब देता है। वो कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण। तो वह एकमात्र दर्पण है जो क्या देता है, वास्तविक प्रतिबिंब देता है। तो वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। समतल दर्पण वास्तविक नहीं, समतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब देता है और सीधा प्रतिबिंब देता है। उत्तल दर्पण भी हमेशा आभासी प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब देता है, लेकिन उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब छोटा होता है वस्तु से। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है आभासी और सीधा, वो वस्तु के बराबर होता है। और एकमात्र दर्पण है अवतल दर्पण जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में सभी तरह प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ अवतल दर्पण में बनता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन प्राप्त किया जा सकता है। तो हम जानते हैं समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, समतल भी होगा। उत्तल दर्पण में हमेशा बोल रहे हैं, हमेशा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण भी होगा। और अवतल दर्पण में पढ़ाए थे, अवतल दर्पण में भी एक बार आभासी प्रतिबिंब बनता है। वो कहाँ पर, तो जब हम ध्रुव यानी P और फोकस यानी F के बीच वस्तु रखे थे तब इधर बना था प्रतिबिंब। ठीक है ना। यानी तीनों दर्पण में बनता है। तो यहाँ समतल भी होगा, अवतल भी होगा, उत्तल भी होगा। अंतर यही है कि समतल में हमेशा हमेशा लिखा रहेगा, तो समतल में हमेशा बनता है और उत्तल में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल में हमेशा नहीं बनता है। इसमें एक बार बनता है, कब, जब ध्रुव और फोकस के बीच रखा हो। तो हमेशा यह नहीं बोला, तो यहाँ हो जाएगा तीनों दर्पण। क्या होगा, उपयुक्त में से तीनों प्रकार के दर्पण। आगे, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है, हम जानते हैं कि समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु के बराबर बनता है। अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है तो जब P और F के बीच रखा रहता है तो वस्तु से बड़ा बन जाता है। तो बताओ, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किससे बनता है, तो एकमात्र दर्पण है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, जिसमें क्या होता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है लेकिन वो होता है वस्तु से छोटा। और समतल दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है हमेशा वो होता है वस्तु के बराबर। और अवतल दर्पण में एक बार आभासी प्रतिबिंब बनता है, कब बनता है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखा हो, लेकिन प्रतिबिंब होता है वस्तु से बड़ा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा घ। निम्नलिखित में किसके द्वारा
एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। समांतर किरण पुंज बोल रहा है, मिल सकता है। तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्यों होगा? क्योंकि हम पढ़ाए थे अवतल दर्पण आप लोग को कि अवतल दर्पण में ये मान लो ध्रुव है, ये है मान लो फोकस। जब फोकस पर वस्तु होता है तो प्रतिबिंब क्या होता है? इससे किरण जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है ना। जितना देरी पर आई उतना देरी पर चला जाएगा। तो क्या होता है? दूसरे समांतर हो जाता है। कहाँ चला जाता है? प्रकाश अनंत में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? अनंत में, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण में जब हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाता है? अनंत में चला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि जो ये किरण जा रही है टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद जो किरण जा रही है वो क्या हो जाता है? दूसरे समांतर हो जाता है, ठीक है। तो समांतर बोल रहा है तो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो जानते हैं फोकस पर बोल रहा है बनता है। ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। तो बोल रहा है कहाँ पर वस्तु को रखे कि प्रतिबिंब फोकस पर बने? तो हम जानते हैं जब वस्तु अनंत में हो। कहाँ पर हो? अनंत में हो। जैसे शून्य मान ली अनंत में है, जब वस्तु अनंत में रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर। तो इसका आंसर होगा अनंत। और जब वस्तु रहेगा फोकस पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत में, यानी उल्टा भी सही है। आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो फोकस दूरी जो है यानी एफ जो है उसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर की आधी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? आधी। अवतल दर्पण यहाँ लिख दिया, लेकिन कोई भी दर्पण लिखे, अवतल दर्पण लिखे या उत्तल दर्पण लिखे, दोनों के लिए ये क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो। क्या बोल रहा है? यहाँ ध्रुव है, यहाँ फोकस है, ये दोनों के बीच है तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा और क्या बनेगा? दर्पण के पीछे बनता है हमेशा आभासी। क्या बनता है? आभासी। और आभासी यानी सीधा। क्या होगा? सी देखो यहाँ पर भी सी, यहाँ पे आभासी, सी से सीधा। तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर यही होगा। देखते हैं आगे क्या ऑप्शन दिया हुआ है। देखो आंसर तो क्या बताए थे? आभासी बनेगा, पहले दर्पण के पीछे बनेगा, फिर आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। तो देखो आभासी और बड़ा दिया हुआ यहाँ पर। यहाँ वास्तविक दे दिया, खत्म हो गया। वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। यहाँ आभासी और छोटा दिया हुआ तो आभासी छोटा कैसे बनता है? उत्तल दर्पण में। तो आभासी और बड़ा, इसका गो नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी यानी काल्पनिक जिसको बोलते हैं, पहला क्वेश्चन है किसी अवतल द्वारा आभासी, सीधा और आवर्धित। आवर्धित मतलब होता है बड़ा, याद रखना। जब भी बोलेगा आवर्धित, आवर्धित मतलब बड़ा, ठीक है ना। प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है, याद रखना। आवर्धित प्रतिबिंब हमेशा बनता है अवतल दर्पण में। किसमें बनता है? अवतल दर्पण में। बताए थे आभासी बोल दिया, सीधा बोल दिया। तो आभासी और सीधा समतल दर्पण में भी बनता है, लेकिन समतल दर्पण में बनता है बराबर। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। लेकिन आवर्धित मतलब होता है बड़ा, तो बड़ा तो बना नहीं। उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा बनता है वस्तु से छोटा, तो वो तो आवर्धित हुआ नहीं। तो एकमात्र दर्पण है अवतल दर्पण। जब हम ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं वस्तु को तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। और बड़ा को क्या बोलते हैं? आवर्धित। तो आवर्धित दर्पण एकमात्र है कौन सा? अवतल दर्पण। कहाँ रखते हैं? तो ध्रुव और फोकस के बीच। तो इसका आंसर होगा ध्रुव और फोकस के बीच कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण। जैसे बोलेगा आवर्धित प्रतिबिंब तो उससे आवर्धित, उससे अवतल दर्पण। तो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। आगे बढ़ते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो साइड मिरर के रूप में जो दर्पण लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। और यही वाहन के जो है हेडलाइट एवं सर्च लाइट में जो दर्पण लगा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बताया था हमेशा क्या होता है? दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है और हमेशा वो जो प्रतिबिंब होता है वो होता है सीधा और आभासी। सीधा और आभासी और वस्तु से छोटा। तो देख लो सीधा मिल गया। और आभासी को ही बोलते हैं हम काल्पनिक। क्या बोलते हैं? काल्पनिक, ठीक है ना। और वस्तु से छोटा भी बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? तो हमेशा सीधा, हमेशा दर्पण के पीछे, ठीक है ना। हमेशा आभासी, सीधा है तो आभासी बोलेंगे, और हमेशा वस्तु से छोटा। तो यहाँ पर आंसर मिल रहा है हमेशा सीधा, तो हमेशा सीधा मारेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसका होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और बताया था वाहन के साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? यानी पीछे की वस्तु देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का। फिर बताया था गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का यूज होता है? तो अवतल दर्पण का। फिर
डॉक्टर द्वारा नाक, कान, गला, दांत आदि के जांच में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो होता है अवतल दर्पण का। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, तो दर्पण हो सकता है। बोल रहा है कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है। बताना कौन दर्पण हो सकता है? तो हम जानते हैं कि समतल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखो, हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा। यहाँ रखेंगे तो यहाँ बनेगा, यहाँ रखेंगे तो यहाँ बनेगा समतल दर्पण में, लेकिन हमेशा सीधा बनेगा। तो एक हो गया मेरा समतल दर्पण। दूसरा बताए थे उत्तल दर्पण में। किसने बताए थे? उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी रखो, दर्पण के सामने हमेशा प्रतिबिंब बनेगा उसका, दर्पण के पीछे और फोकस दूरी और पी के बीच बनेगा, फोकस दूरी और पी के बीच बनेगा, और हमेशा सीधा बनेगा, छोटा बनेगा। तो इसमें भी सीधा, इसमें भी सीधा। तो बोल रहा है दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। तो कौन दर्पण होगा? समतल भी होगा, उत्तल भी होगा। जिसका आंसर होगा गो नंबर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। संबंध F बराबर R/2 सत्य है। किसके लिए सत्य है? तो ये दोनों दर्पण के लिए सत्य है, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, सभी के लिए सत्य है। जिसका आंसर होगा उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए सत्य है। गो नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। चित्र 1.35 में सही किरण आरेख को बताना है। तो देखो ये क्या है, ये सीधा गया है 90 डिग्री पर। तो सिंपल बात है, जब सीधा ये 90 डिग्री पर गया तो 90 डिग्री पर लौटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री पर लौटते हुए नहीं दिखा रहा है, इधर मुड़ गया। तो ये क्या है? गलत। अगला देखते हैं। जब ये क्या है? समांतर आई है। कहाँ है? ये समांतर आई है। ठीक है ना। और ये दर्पण किधर मुड़ा हुआ है? ऊपर की ओर मुड़ा हुआ है। तो ये क्या? उत्तल दर्पण है। ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण है तो दर्पण ऊपर की ओर मुड़ा हुआ है, तो इसको ऊपर भागना चाहिए और फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए? फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं दिया है, फोकस से गुजरती हुई प्रतीत नहीं हो रहा है, यानी ये भी क्या है? गलत है। अगला लिखते हैं। समांतर आ रही है। जब जानते हैं किरण समांतर आती है तो कहाँ जाती है? फोकस से जाती है या फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में फोकस से जाएगी और यहाँ पर प्रतीत होगी। तो यहाँ फोकस से नहीं जा रही है, कहाँ जा रही है? वक्रता केंद्र से जा रही है, यानी इसलिए भी ये भी गलत है। फिर अगला देखते हैं। डी नंबर देखते हैं, घ नंबर देखते हैं। तो घ नंबर में क्या है? वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित हुआ है। तो जब वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होता है तो 90 डिग्री पर टकराता है। कितना डिग्री पर टकराता है? 90 डिग्री पर टकराता है। जब 90 डिग्री पर टकराता है तो क्या होता है? पुनः उसी पथ पर लौट जाता है। तो देखो जब पुनः उसी पथ पर लौट रहा है यानी सही है। तो जब किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन होने के बाद पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। सही दिखा रहा है, यानी घ नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब, तो देखो m का अर्थ बताया था अगर माइनस में है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो है उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है? उल्टा। और m का अर्थ अगर प्लस में दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। और अगर माइनस के साथ दो लिखा हुआ है या 3 लिखा हुआ हो या 4 लिखा हुआ है, कोई भी अंक लिखा हुआ हो, ठीक है ना, तो माइनस का मतलब हो गया उल्टा बन रहा है, और 2 का मतलब होगा कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से 2 गुना हो रहा है, 2 गुना बड़ा बन रहा है। प्लस का मतलब हो गया क्या? सीधा बन रहा है। अगर यहाँ लिख देते हैं हम 5 तो प्लस का मतलब वो सीधा बन रहा है, लेकिन 5 का मतलब हो गया कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से 5 गुना बड़ा बन रहा है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्रकाश में चलता है तो प्रकाश हमेशा क्या चलता है? सरल रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। तो यहाँ सीधी रेखा भरना है या सरल रेखा, दोनों सही है। यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा बोल रहा है, हमेशा पर ध्यान देना है, ठीक है ना, हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो, हमेशा वस्तु के आकार के बराबर। तो हम जानते हैं एकमात्र दर्पण समतल दर्पण में कहीं भी वस्तु को रखेंगे, अगर यहाँ रख रहे हैं तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, लेकिन हमेशा समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार के बराबर बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा? समतल दर्पण। लेकिन उत्तल दर्पण में जो हमेशा जो था प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार के छोटा बनता है। और अवतल दर्पण का पूछो ही मत, अवतल दर्पण सब तरह का बना सकता है, क्योंकि अवतल दर्पण का हम बोले थे ऑलराउंडर, वो बड़ा भी बनाएगा, छोटा भी बनाएगा, बराबर भी बनाएगा, उल्टा भी बनाएगा, सीधा भी बनाएगा, दर्पण के सामने भी बनाएगा, दर्पण के पीछे भी बनाएगा, यानी अवतल दर्पण ऑलराउंडर है। तो हमेशा पर ध्यान देना। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर
सॉरी यहाँ पर प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो कौन सा प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा, हाँ तो हम पढ़ रहे थे कि किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है? तो परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर, और यही है परावर्तन का दूसरा नियम। आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को क्या कहते हैं? तो ध्रुव से, सभी दूरी ध्रुव से मापा जाता है। ध्रुव से फोकस के दूरी को, फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उसके फोकस दूरी की क्या होती है? तो वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दुगनी होती है, यानी वक्रता त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो फोकस दूरी यहाँ तक, यानी फोकस दूरी से ये क्या हो रहा है? दुगना हो रहा है। क्या हो रहा है? दुगना, दुगनी होती है। अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। सॉरी यहाँ पर बताना है कौन सा दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनते हैं। एकमात्र दर्पण है अवतल दर्पण जिसमें बताते हैं सभी तरह का प्रतिबिंब बनता है, चाहे अवतल हो या आभासी, सॉरी चाहे वास्तविक हो या आभासी हो या सीधा हो या उल्टा हो, या दर्पण के पीछे हो या दर्पण के सामने हो, या बड़ा बन रहा हो या छोटा बन रहा हो या बराबर बन रहा हो। एकमात्र अवतल दर्पण जो सभी तरह का प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हम बताए थे अवतल दर्पण क्या है, ऑलराउंडर। तो यहाँ अवतल दर्पण बनाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल प्रतिबिंब ही बनता है। तो हम बताए थे उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी उत्तल दर्पण के सामने हम वस्तु को कहीं भी रखेंगे तो हमेशा प्रतिबिंब एक ही प्रकार का प्राप्त होगा। वो होगा कहाँ पर? तो वो होगा दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे भी कहाँ पर? तो फोकस और ध्रुव के बीच में, और हमेशा होगा सीधा, हमेशा होगा सीधा, सीधा बोले तो आभासी, तो हमेशा होगा सीधा और आभासी, और वस्तु से छोटा, हमेशा छोटा भी बोलना है, ठीक है ना। तो हमेशा होगा सीधा, हमेशा होगा आभासी, हमेशा होगा वस्तु से छोटा, और हमेशा बनेगा दर्पण के पीछे, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनते हैं। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, और हमेशा सीधा प्रतिबिंब ही बनता है। तो यहाँ आभासी भरना है। जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित हो, क्या बोल रहा है? जब कोई किरण, यहाँ मान लो फोकस है, ठीक है ना, जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित हो, तो हम जानते हैं कि समांतर आती है। तो यहाँ मान लो फोकस है, तो फोकस से जाती है, जब फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी, यानी समांतर आई फोकस से गई, समांतर आई फोकस से गई। तो जब फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी। तो वही बोल रहा है, जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के क्या होगा? तो देखो फोकस से आपतित हुआ है तो परावर्तन होने के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां, यानी आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरी क्या होता है? धनात्मक, बताए थे। और उसका विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरी क्या होता है? ऋणात्मक, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सभी दूरियां गोलीय दर्पण के कहाँ से मापा जाता है? तो बताया तो सभी दूरी ध्रुव से मापा जाता है। कहाँ मापा जाता है? ध्रुव से। देखो अगला क्वेश्चन है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो हम बताए थे दर्पण के सामने सभी दूरी क्या होता है? माइनस, और दर्पण के पीछे सभी दूरी क्या होता है? प्लस। अब बता दो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण बनाए हैं तो अवतल दर्पण की फोकस किधर होता है? तो जहाँ दर्पण गोल होगा तो गोल किधर होगा? सामने की ओर होगा। इसका फोकस क्या होगा? सामने की ओर होगा, यानी वक्रता केंद्र मान लो यहाँ है तो फोकस इसका बीच में यहाँ पर होगा। तो हम दर्पण के सामने सभी दूरी क्या होता है? माइनस। तो अवतल दर्पण में फोकस कहाँ होता है? दर्पण के सामने होता है, दर्पण के सामने होता है, इसलिए फोकस दूरी इसका क्या होगा? माइनस, यानी माइनस को बोलते हैं ऋणात्मक। और वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा? माइनस, माइनस को बोलते हैं ऋणात्मक। तो यहाँ भरना है ऋणात्मक। प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी एच डैश, वस्तु की ऊंचाई यानी एच के अनुपात को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं एम। क्या बोलते हैं? एम। और एम को ही बोलते हैं आवर्धन। क्या बोलते हैं? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का धनात्मक मान क्या बताता है? तो हम बताए थे कि आवर्धन का मतलब होता है एम, और उसका मान धनात्मक है यानी प्लस है। तो प्लस का मतलब बताए थे क्या? कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, और सीधा को ही क्या बोलते हैं? सीधा को ही क्या बोलते हैं? आभासी। क्या बोलते हैं? आभासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आभासी, ठीक है ना। तो यहाँ पर भरना है आभासी प्रतिबिंब इंगित करता है। तो आवर्धन का धनात्मक मान आभासी प्रतिबिंब, और आवर्धन का यानी एम का ऋणात्मक मान यानी माइनस वाला मान क्या दिखाएगा? तो वास्तविक प्रतिबिंब यानी उल्टा प्रतिबिंब को। सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो बताए थे सौर प्लेट में या सौर कुकर हो, उसमें सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। आगे 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या
यानी आर के मान है 32 सेंटीमीटर। तो बताना है फोकस दूरी क्या होगा। फोकस होता है इसका आधा, यानी 32 का आधा, तो 32 में 2 से भागा देंगे तो क्या होगा 16 सेंटीमीटर। एक बिंदु वस्तु को ही बोलते हैं बिंब। तो एक बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है केवल, तो हम जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब केवल 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 अवतल दर्पण में बनता है, ठीक है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में बनता है, और समतल दर्पण में तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण में भी हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन एक मात्र दर्पण है अवतल दर्पण से सभी तरह का प्रतिबिंब बनता है, इसलिए अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनेगा। ऐसा नहीं कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब ही केवल बनता है, लेकिन अब वास्तविक प्रतिबिंब तो बनता ही, लेकिन इसमें एक स्थिति में, एक बार जब ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु स्थिर रहता है तो आभासी भी बनता है, ठीक है ना। तो पूछेगा कौन सा दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वो मात्र है अवतल दर्पण। आगे बढ़ते हैं। अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें होगी। तो जब एक ही प्रकाश किरण है तो एक ही परावर्तित किरण होगी, एगो आई तो एगो जाएगी। तो समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितने परावर्तित किरण होगी, तो एक प्रकाश किरण है तो एक परावर्तित किरण होगी, तो इसका आंसर होगा 1। अगर बोलते समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले किरण किस प्रकार परावर्तित होते हैं, तो लंबवत आई तो 90 डिग्री पर आई तो 90 डिग्री पर चला जाएगी, नहीं लंबवत आई तो उसी पथ पर लौट जाएगी। जब समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले किरण क्या होगा, पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा, पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा, ठीक है ना। आगे समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है। तो बोल रहा है कि समतल दर्पण है उसमें क्या है, आपतन जो हुआ वो अभिलंब हुआ है, 90 डिग्री पर हुआ है, यानी जो किरण आ रही है वह आया 90 डिग्री पर। सिंपल बात है, जब आई 90 डिग्री पर तो जाएगी भी 90 डिग्री पर, यानी पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी। और हम जब इस पर लंब डालेंगे तो लंब भी होता है सीधा, यानी लंब भी इसी पर आ जाएगा। तो बता दो परावर्तन कोण कितना हुआ, तक कोण बनने के लिए थोड़ा गैप चाहिए। जैसे यहाँ पर मान लो ये किरण आई ये गई, तो यहाँ पर ये आपतन कोण ये परावर्तन कोण, तो थोड़ा गैप है ये दोनों के बीच में, लेकिन यहाँ तो थोड़ा गैप है, इसी पर आपतन कोण इसी पर परावर्तन कोण इसी पर अभिलंब, तो थोड़ा सा भी गैप नहीं है। तो परावर्तन कोण कितना होगा 0 डिग्री, और आपतन कोण भी कितना होगा 0 डिग्री, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो इसका परावर्तन कोण का मान होगा 0 डिग्री। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। वो 2 नियम कौन कौन है, तो एक है आपतित किरण, परावर्तित किरण, और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कोण आई बराबर कोण आर। आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है, तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है बताना। तो वस्तु दूरी को हम बोलते हैं u और प्रतिबिंब दूरी को बोलते हैं v, ये दोनों में क्या संबंध है, तो हम जानते हैं कि m बराबर क्या होता है v बटा u, क्या होता है v बटा u। सॉरी, यहाँ बोला समतल दर्पण बोला है, कौन सा दर्पण बोला, समतल दर्पण बोल रहा है। तो समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध होता है, तो समतल दर्पण में जितना दूरी पर वस्तु होगा, मान लो समतल दर्पण है, जितना दूरी पर वस्तु होगा उतना दूरी पर प्रतिबिंब होगा। वस्तु अगर यहाँ आ जाएगा तो प्रतिबिंब भी उठ के यहाँ आ जाएगा, यानी समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं बताए थे, एक होता है अवतल एक होता है उत्तल। तो पूछेगा दर्पण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, लेकिन पूछेगा गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का, एक अवतल एक उत्तल। आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है, तो बताए थे गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है, तो बताए थे क्या हम कि मान लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ध्रुव, और इसको गोल करेंगे तो कहीं ना कहीं केंद्र आएगा। तो क्या बोले थे, ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है या प्रधान अक्ष कहा जाता है। इसका आंसर यही होगा। अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दें, तो क्या बोलेंगे अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा, तो ये अवतल दर्पण है, ठीक है ना, और यहाँ पर ध्रुव हो गया है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन होने के बाद सर्वप्रथम मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे अवतल दर्पण की फोकस कहते हैं। तो अवतल दर्पण में काटेगी, लेकिन रहता यही उत्तल दर्पण के बताने बोलता, तो उत्तल दर्पण में काटती हुई प्रतीत होती है बोलते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है, तो हम जानते हैं f बराबर क्या होता है r/2 होता है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आगे, एक दर्पण का नाम बताएं जो किसी वस्तु का सीधा बोल रहा है और
आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो हम जानते हैं सीधा प्रतिबिंब तो समतल भी बनाता है, सीधा प्रतिबिंब तो उत्तल भी बनाता है, और अवतल भी जो है एक बार सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कब बनाता है? तो जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच है। लेकिन यहाँ सीधा साथ बोल दिया आवर्धित। क्या बोल दिया? आवर्धित। अभी बता दिए हैं कि आवर्धित मतलब क्या होता है? बड़ा। तो ओ से आवर्धित, ओ से अवतल दर्पण। जैसे ही बोलेगा आवर्धित तो हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है ना। और अगर आवर्धित नहीं होता तो कौन सा होता? तीनों दर्पण। कौन सा होता? तीनों दर्पण, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए? तो बहुत बार अभी हम बता चुके हैं कि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु कहाँ होना चाहिए? ये हुआ ध्रुव, और यहाँ पर मान लो फोकस है, तो ये दोनों के बीच में, यानी वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच में होना चाहिए अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? तो जब अवतल दर्पण के, ये मान लो ध्रुव है, ये फोकस है, और ये क्या है? वक्रता केंद्र। जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब होगा, यानी वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो देखो नीचे बन रहा है, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक है ना। तो यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा? तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। अगला, वस्तु दूरी यानी यू का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है? तो बताए थे वस्तु दूरी चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों में क्या होता है? ऋणात्मक यानी माइनस होता है, क्योंकि वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने रखते हैं। वस्तु को हमेशा कहाँ रखते हैं? दर्पण के सामने। चाहे अवतल हो या उत्तर हो, वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने रखते हैं। और सामने क्या होता है? माइनस। सामने क्या होता है? माइनस। तो वस्तु दूरी यू का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने रखा हो? तो अवतल दर्पण के सामने रखा है तो माइनस, और उत्तल भी होता तब भी माइनस, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखा जाता है और सामने होता है माइनस और पीछे होता है प्लस। आगे है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ये बताना है प्रकृति क्या होगी, ठीक है ना। तो समझो ये, तो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। चलो ये अवतल दर्पण बना दिए हैं। यहाँ हो गया है ध्रुव यानी फोकस, ध्रुव हो गया है। यहाँ मान लो वक्रता केंद्र है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? फोकस। क्या होगा? फोकस। तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो सिंपल से बात है, जब फोकस दूरी 10 तो वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या हो जाएगा 20, क्योंकि इसका दुगना होगा। अब बोल रहा है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, तो 15 सेंटीमीटर कहाँ होगा? यहाँ तक 10 हुआ और यहाँ तक हुआ 20। तो सिंपल बात है, 15 कहाँ होगा? यहाँ बीच में होगा। तो जब वस्तु कहाँ रख दिए हैं? तो वस्तु रखे हैं हम फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, अनंत के बीच में बनेगा, ठीक है ना। और कैसा बनेगा? तो उल्टा बनेगा। उल्टा को ही क्या बोलते हैं? वास्तविक बोलते हैं। और कैसा बनेगा? तो वस्तु से बड़ा बनेगा। तो यही हुआ प्रकृति। तो जब वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु की प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा? तो वो वस्तु से बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ये हुआ इसका प्रकृति। आगे बढ़ते हैं। अगला, अवतल दर्पण से किसी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए, ठीक है ना। अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार के बराबर? सिंपल है, जानते हैं कि जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और दोनों का हाइट बराबर होता है, दोनों का ऊंचाई क्या होता है? बराबर होता है। तो इसका होगा वक्रता केंद्र आंसर। किसी गोलीय दर्पण में केवल, किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? यहाँ गोलीय दर्पण की बात कर रहा है, तो कौन सा गोलीय दर्पण होगा? तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है। तो केवल यहाँ बोले तो केवल कौन दर्पण में काल्पनिक बनता है? तो केवल उत्तल दर्पण में काल्पनिक बनता है। उत्तल दर्पण में क्या बनता है? काल्पनिक बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर होगा उत्तल दर्पण। लेकिन यही गोलीय दर्पण नहीं बोलता तो उत्तल के साथ साथ समतल भी हो जाता, ठीक है ना। यहाँ केवल पर ध्यान देना, खाली केवल बोला है। ऐसे तो अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन केवल काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं बनता है, उसमें वास्तविक भी बनता है। लेकिन यहाँ जब केवल बोल दिया है तो होगा उत्तल दर्पण, और गोलीय बोल दिया है इसलिए उत्तल दर्पण है। गोलीय नहीं बोलता तो समतल भी होता, तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का
आभासी प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा आभासी बनाता है, तो वास्तविक वो बना नहीं सकता है। तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है, दर्पण के पीछे बनाता है और वस्तु से छोटा बनाता है। आगे बढ़ते हैं। एक दर्पण की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो यह अवतल है या उत्तल है बताना है। तो बताओ, फोकस दूरी है माइनस में, तो बता दो अवतल होगा या उत्तल होगा। तो हम बताए थे अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है यानी माइनस होता है, और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है यानी प्लस होता है। तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस में है तो माइनस में रहेगा तो अवतल दर्पण, और प्लस में रहता तो क्या होता, उत्तल दर्पण। क्या होता, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा देता है। आवर्धन की परिभाषा हम क्या बताए थे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h' बोलते हैं और वस्तु की ऊंचाई को h बोलते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन। ठीक है ना। और आवर्धन को m से निकल करते थे, m बराबर h' बटा h, और हम m बराबर एक और सिद्ध किए थे। बताओ क्या, प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी और माइनस में। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आवर्धन m का ऋणात्मक मान यानी m का मान माइनस में क्या बताता है, हम बताए थे माइनस में है तो वो बताता है कि प्रतिबिंब जो है उल्टा बन रहा है। अगर यही प्लस में होता तो बताता है कि प्रतिबिंब जो है सीधा बन रहा है। यहाँ ऋणात्मक है यानी ये m का ऋणात्मक मान यह बता रहा है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा उल्टा बन रहा है। ठीक है ना। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो हम जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो 20 का आधा कितना होगा, 10, यानी f बराबर r/2। उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखे था। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या कहाँ होता है, तो हम बताए थे उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन में पीछे के वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। तो पीछे के वस्तु को देखने में किया जाता है तो उसी को बोलते हैं साइड मिरर के रूप में। तो यहाँ लिखना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। आगे, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। कितना है, 32। तो हम जानते हैं कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो यहाँ 32 है तो फोकस दूरी कितना होगा, 16, यानी f बराबर क्या होता है, r/2। तो r कितना है, 32, 2 से भाग दे देंगे, नीचे 2 है तो आएगा कितना, 16। कितना आएगा, 16। आगे बढ़ते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं, तो काल्पनिक प्रतिबिंब से हम क्या समझते हैं, तो काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब का हम परिभाषा बताए थे कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यानी काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो हम बताए थे वास्तविक प्रतिबिंब को बताए थे कि जब किसी वस्तु से किरण आपतित होकर दर्पण से टकराती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर किरणें आपस में मिलती है उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन यही यहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यहाँ बोला काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या बोलेंगे कि किसी वस्तु से दर्पण पर आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद यानी परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या बोल रहे हैं हम, प्रतीत होती है, उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है ना। समतल दर्पण में आवर्धन m+1 का मतलब क्या है, तो हम बता दिए थे प्लस का मतलब होता है कि वस्तु सीधा बन रहा है, और माइनस का मतलब होता है कि प्लस का मतलब होता है कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, और माइनस का मतलब होता है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। तो यहाँ प्लस है यानी प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, और 1 है यानी 1 गुना बड़ा बन रहा है। तो 1 गुना करेंगे, जैसे मान लो 5 फीट वस्तु है तो प्रतिबिंब 1 गुना बड़ा, तो 1 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर 5 आएगा। यानी 1 का अर्थ हो गया कि जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब है, यानी वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्लस का अर्थ क्या हुआ, प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है, और 1 का मतलब हुआ कि वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। आगे बढ़ते हैं। अगला, एक गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता केंद्र C है पर एक किरण ACB आपतित होती है, तो यह किरण किस दिशा में परावर्तित होगी। तो देखो हम जानते हैं कि जब भी वक्रता केंद्र से होकर किरण दर्पण पर आपतित होगी तो वो 90 डिग्री पर टकराती है, तो क्या होगा, पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी। तो इसका आंसर होगा कि जब भी किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होगी तो वह यानी किरण ACB पुनः उसी पथ पर, पुनः उसी दिशा में, पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी। आगे,
अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखे थे। अवतल दर्पण का हम बहुत उपयोग बताए हैं। पहले बताया दाढ़ी बनाने में, फिर बताए थे डॉक्टर द्वारा कान, नाक, दांत, गला आदि की जांच करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर बताए थे सौरल भट्टी में, फिर बताए थे सौरल कुकर में, फिर बताए थे सौर प्लेट में, फिर बताए थे गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण कहा जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण किरणों को एक बिंदु पर मिलाने का काम करता है, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण किरणों को एक बिंदु पर मिलाने का काम नहीं करता है, बल्कि वह किरणों को फैलाने का काम करता है, जिसका उपयोग हम बता दिए हैं और उससे एक्स्ट्रा चीज़ भी बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। अपसारी, समांतर, अभिसारी किरणपुंज से आप क्या समझते हैं? तो अपसारी किरणपुंज तो वैसा किरणपुंज जो एक बिंदु से निकल कर फैलते हुए चला जाता है, उसको बोलते हैं अपसारी किरणपुंज। और अपसारी दर्पण कैसे कहते हैं? तो उत्तल दर्पण। समांतर किरणपुंज वैसा किरणपुंज जो समांतर चलती है, न तो मिलती है न तो एक बिंदु से निकलती है, बल्कि वो समांतर चलती है। जैसे सूर्य से आने वाली किरण समांतर होती है, ठीक है ना, तो समांतर किरणपुंज कहलाएगी। अभिसारी किरणपुंज, अभिसारण किरणपुंज का मतलब हुआ वैसा किरणपुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे कहते हैं अभिसारी किरणपुंज। और अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं? तो अभिसारी दर्पण कहते हैं अवतल दर्पण को, क्योंकि अवतल दर्पण किरणों को एक बिंदु पर मिलाने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं। पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थों में अंतर स्पष्ट करें। तो पारदर्शी पदार्थ उसे कहते हैं जिससे किरण आर पार हो सके। अपारदर्शी वस्तु से कहते हैं जिससे किरण आर पार नहीं हो सके। और पारभासी वस्तु से कहते हैं जिससे किरण थोड़ा थोड़ा आर पार हो सके, उसे पारभासी कहते हैं। जैसे बोले थे हम कांच, जैसे चश्मा का कांच, चश्मा का जो कांच होता है उससे क्या होता है, हम ये पार भी देख लेते हैं, उस पार भी देख लेते हैं। तो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वह पारदर्शी पदार्थ है। सफ़ा पानी भी क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। और पारदर्शी जैसे दीवार हो गया, पत्थर हो गया, ईटा हो गया, या किताब हो गया, किताब की उस साइड क्या है पता नहीं चल रहा है, तो ये सब क्या हुआ? अपारदर्शी। और पारभासी जिसमें थोड़ा थोड़ा दिखे, इसे घिसा हुआ कांच को घिस दो, ये चश्मा वाला जो कांच है उसको भी घिस दो। तेल लगा हुआ कागज़ से आप देखिएगा तो थोड़ा उस साइड दिखाई देगा, कुहासा, ये सब क्या होता है? पारभासी। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? नियम को लिखना है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम क्या है? पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब। उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, यानी कोण I बराबर R होता है। अगला, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर बताना है। तो हम बताए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब किरणों का वास्तविक कटान से नहीं बनता है, बल्कि करता हुआ प्रतीत होता है। फिर बताए थे क्या हम कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो होता है उल्टा होता है। क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। फिर बताए थे वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को किन्हीं तीन विशेषताओं का उल्लेख करते हैं। बताते हैं समतल दर्पण का तीन विशेषता। तो पहले क्या समतल दर्पण का पहला विशेषता क्या है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब अगर वस्तु आगे है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा विशेषता क्या है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है। तीसरा विशेषता क्या है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है। आभासी सीधा बन गया, सीधा को ही क्या बोलता है? आभासी। तो सीधा बनता है, आभासी बनता है। चौथा विशेषता क्या है? चौथा विशेषता है कि वस्तु की ऊंचाई बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। पांचवा विशेषता क्या है? पांचवा विशेषता है वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होता है। छठा विशेषता क्या है? छठा विशेषता क्या है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। सातवां विशेषता क्या है? समतल दर्पण का जो आवर्धन क्षमता होता है वो +1 होता है। आठवां विशेषता क्या है कि किसी वस्तु का अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए या किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देखने के लिए हमेशा उसे अपनी ऊंचाई का आधे दर्पण का अपने ऊंचाई के आधे लंबाई के दर्पण का आवश्यकता पड़ेगा। ये हुआ आठवां विशेषता। नौवां विशेषता क्या है कि समतल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, ठीक है ना। तो इतना विशेषता बता दिया, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कितना? मात्र 3 पूछ रहा है, तो हम 8, 9, 10 बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। पहले अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तन सतह धंसा हुआ होता हो उसे अवतल कहते हैं। और उत्तल दर्पण का परावर्तन सतह क्या होता है? उठा हुआ होता है। अवतल दर्पण में सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है,
आभासी भी बनता है, सीधा भी बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा बनता है। फिर अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। फिर बताए थे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के सामने भी बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। तो बहुत सारा विशेषता है, तो ज़्यादा मत लिखना है क्योंकि लघुत्तरीय प्रश्न है। आगे, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आपका क्या तात्पर्य होता है? तो गोलीय दर्पण मान लो ये क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है ना। तो ये अवतल दर्पण है तो सिंपल सी बात है, ये किसी गोला का भाग है, तो उसको गोल करेंगे तो गोला बन जाएगा। तो वक्रता त्रिज्या से आपका क्या तात्पर्य पूछ रहा है, तो वक्रता त्रिज्या कैसे कहेंगे? तो देखो, ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? केवल बोल दिया है, केवल बोलेगा तो ध्यान देना है। केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब छोड़कर और किसी तरह का प्रतिबिंब नहीं बनता है, बताना है। अवतल, उत्तल या समतल, तो अवतल में सही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, केवल काल्पनिक नहीं बनता है। इसमें काल्पनिक भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, तो अवतल तो होगा नहीं क्योंकि केवल लग गया है। उत्तल में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और समतल में भी केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जिसका आंसर होगा उत्तल या समतल दोनों। आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में क्यों किया जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो है वो हमेशा किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए उत्तल दर्पण का यूज किया करते हैं। दूसरा विशेषता, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है, इसलिए हम साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। तो छोटा बना रहा है तो एक साथ बहुत सारा वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में दिखाई देगा, इसलिए हम यूज करते हैं। तीसरा विशेषता क्या है कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं भी स्थित होगा, हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। और कहाँ पर? दर्पण के पीछे कहाँ पर? तो फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा, इसलिए हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं साइड मिरर के रूप में। और वो चौथा विशेषता क्या है कि उत्तल दर्पण का जो है, मान लो यहाँ किरण आई टकरा के इधर गई, यहाँ किरण आई टकरा के इधर, किरण इधर गई, तो उत्तल दर्पण का जो देखने की क्षमता है, यानी उसका जो दृष्टि परास है वो काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए वो तिरछा भी क्या वस्तु रखा हुआ है या मोड़ पर भी कौन सा गाड़ी पीछे से आ रही वो देख सकता है, इसलिए उत्तल दर्पण का यूज साइड मिरर के रूप में वाहन में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि F बराबर R/2, तो ये वीडियो देखें, यहाँ पर हम प्रमाणित नहीं करेंगे, वीडियो हम जो पढ़ाए तो उसमें काफ़ी अच्छा बताया है F बराबर R/2 आप लोग को सिद्ध करने के लिए, और साथ ही साथ बताए थे M बराबर -β सिद्ध करने के लिए, तो वो वीडियो देखें, ठीक है ना। वीडियो कैसे देखेंगे? तो मेरे फोटो पर क्लिक कीजिए, फोटो पर क्लिक कीजिएगा तो प्ले लिस्ट का ऑप्शन आएगा, प्ले लिस्ट पर क्लिक कीजिएगा तो सभी वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का निर्धारण करें, स्वच्छ किरण आरेख खींचकर। तो ये भी बताए हैं, सभी तरह का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में जो बनता है और उत्तल दर्पण में जो बनता है उसको हम काफ़ी अच्छी तरह बताएं, तो ये वीडियो में जाकर देखें। आगे, निम्नलिखित के किरण आलेख को पूरा प्रतिबिंब का स्थान करें। तो देखो, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र फोकस के बीच रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, तो इसे बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए वीडियो को जाकर देखें, ठीक है ना। तो ये सब वीडियोस आपको बनाइए, ठीक है। ये सभी जो हमको यहाँ बताने के लायक है वो बताते हैं, ठीक है ना। ये सब नहीं, अगर आप लोग से बना तो वीडियो जरूर जाकर देखें, ठीक है। ये भी देखो, उत्तल दर्पण में बोल रहा है कि बताएं किस तरह प्रतिबिंब बनेगा, कैसे बनेगा, तो ये भी जाकर आप लोग वीडियो देखें, आप लोग को पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित परिस्थितियों में जिस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है उसका नाम बताओ। तो बताओ, गाड़ी के हेडलाइट या सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल यहाँ लिखो, अवतल दर्पण का। वाहन के साइड मिरर या वस्तु पीछे देखने के लिए, पीछे के वस्तु को देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण को यूज करते हैं? तो बताया था उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण लिखो। सौर भट्टी में, सौर कुकर में या सौरल प्लेट में बताया था कौन दर्पण का यूज करते हैं? तो अवतल दर्पण का अवतल दर्पण लिखो, ठीक है ना। इसका हो गया है। अब आ गया आप लोग का न्यूमेरिकल, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हम लोग को से न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, न्यूमेरिकल बता दीजिए, तो हम न्यूमेरिकल ही बता देंगे कैसे आप लोग को न्यूमेरिकल बनाना है। लेकिन न्यूमेरिकल बनाने से पहले आप लोग को हम बोल देते हैं कि जब तक आप लोग वीडियो नहीं देखिएगा मेरा,
ठीक है ना, वो थ्योरी का वीडियो नहीं देखिएगा तो आप लोग कितना भी कोशिश कर लीजिए आप लोग से न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, क्योंकि थ्योरी और सूत्र दोनों मिलाकर न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है ना, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बताओ आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप अपना दोस्तों के बीच फैला दो इसको, और लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।